हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको दो क्वेश्चन पेपर पहले ही सोल्व करा चुकी हूँ BEVAE 181 के। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था जून 2022 में, तो इसका आज हम सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ PDF जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाई है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वाला क्वेश्चन किस पेज नंबर से लिया गया है और कौन से स्टैंजा में से ये क्वेश्चन लिया गया है। जितने भी मेरे से पॉसिबल हो पाए हैं 30 या 35 के अप्रोक्स में आपको PDF दिखाऊंगी हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। इसके अलावा भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेज बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उन पेजों को तो आपको बिल्कुल अच्छे से ही रिवाइज करके जाना है एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कौन सी बुक है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाए कि इस वाले बुक का पेज नंबर कौन सा है। तो देखिए, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये वाली बुक है, ये मेरी छोटी बहन की बुक है। तो देखिए 181 आपको दिख रहा होगा, ये वाली बुक है मेरे पास EVS की, जिसका इंडेक्स ये है। तो इस वाली बुक के अकॉर्डिंग मैंने पेज नंबर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन है वो कौन से पेज नंबर पे है। तो मेरा मोटिव सिर्फ आपको ये बताना है इस वाली ये PDF दिखा के कि मेरे पास ये वाली बुक है जो कि हिंदी मीडियम में है और ये उसका इंडेक्स है जो पूरा कंटेंट है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी कि कौन सा आंसर हमारे कौन से पेज नंबर पे है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। कि जो पर्यावरण में विकास पर जब वहाँ बहुत सारे सम्मेलन हुए थे, आयोगों की स्थापना की गई थी, तो उन सब की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी। तो देखिए, इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा सेकंड वाला करेक्ट है। ग्रो हार्लेम बर्टलैंड ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी पर्यावरण एवं विकास पर। जब विश्व आयोग का कोई सम्मेलन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता ग्रो हार्लेम बर्टलैंड ने की थी। मैं आपको PDF दिखाती हूँ इसकी। देखिए, ये हमको मिलेगा पेज नंबर 13 पे, इस वाली बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 13 पे है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखिए, ये पेज नंबर 13 पे है। ये देखिए, यहाँ से पर्यावरण एवं विकास पर जो विश्व आयोग द्वारा गठित दल के विचार विमर्श के कारण एक अध्यक्षता हुई थी, जिसकी क्या अध्यक्षता तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ग्रो हार्लेम बर्टलैंड ने की थी। तो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा यहाँ पे और है सतत विकास की जो संकल्पना है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आवर कॉमन फ्यूचर से, हमारा सामान्य भविष्य नामक ये एक रचना थी जिसके अंतर्गत की गई थी सतत विकास के कंसेप्ट की बात। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। इसके अलावा आप इस फुल फॉर्म को भी लर्न कर सकते हो। WCED की फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप लर्न कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि कौन सा ऐसा पर्यावरणविद था जिसने कि सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना था। तो देखिए, हरमन डेली ने ऐसा माना था। ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा और भी बन जाता है। तो देखिए, हमने इस एक PDF में से 3 या 4 क्वेश्चन कवर अप कर लिए। इसके अलावा आप इनको भी पढ़ सकते हो क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। इतना ईजी नहीं है EVS के पेपर को अटेम्प्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि देखना आप कि कहाँ कहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां से क्वेश्चन बना के दिए एग्जामिनर ने। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है कि डिकम्पोजर कौन सा है। तो देखिए, जो शैवाल होता है, मतलब जो फंगी होती है, वो अपघटक जीव होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर है वो फोर्थ ठीक है, क्योंकि यदि हम अपघटक की बात करें जो डिकम्पोजर होते हैं तो उसमें हम 3 को काउंट करते हैं। याद रखना, F, B और I, ये याद रखना। यदि हम डिकम्पोजर की बात कर रहे हैं तो FBI, मतलब F का मतलब है फंगी, B का मतलब है बैक्टीरिया और I का मतलब है इनवर्टिब्रेट्स। तो ये 3 होते हैं जो कि डिकम्पोजर होते हैं। तो याद रखना FBI। दोबारा से बोल रही हूँ मैं, FBI। F मतलब फंगी, B मतलब बैक्टीरिया, I मतलब इनवर्टिब्रेट्स। तो ये 3 होते हैं जो कि डिकम्पोजर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर फोर्थ ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका यहाँ पे आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा थर्ड है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, शून्य प्रदूषण, कि बिल्कुल जीरो जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे सतत विकास के लक्ष्य में नहीं आता है। इसके अलावा जो ये तीनों है, वन और अन्य आवासों का संरक्षण, गरीबी, असमानता और तीसरे विश्व के ऋण को कम करना, कचरे का कम उत्पादन, तो ये तीनों सतत विकास के टोटल 17 लक्ष्य हैं। तो उन 17 लक्ष्यों में से तीनों आते हैं, बट छोड़ के थर्ड वाले को ये नहीं आता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 17 है। तो देखिए जो पेज नंबर 17 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि एक नंबर आपका यहाँ से पक्का बिल्कुल ही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो ऊपर दिए गए हैं सन वगैरह है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनको भी यहाँ से लर्न कर सकते हो। इसके अलावा देखिए जो ये 17 लक्ष्य दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस बॉक्स में दिए गए 1.1 ये बॉक्स का नंबर है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इन 17 लक्ष्यों में से इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये अगस्त 2016 में दिए गए थे। इनमें टोटल 193 देशों ने भाग लिए थे, और ये 193 देश बिल्कुल इस बात पे सहमत हो गए थे कि जो ये सतत विकास के जो ये 17 लक्ष्य हैं ये बिल्कुल ठीक है। इस पे 193 देशों ने अपनी सहमति दिखाई थी। तो देखिए ये टोटल 17 लक्ष्य हैं। तो जो ये वाला पेज नंबर 17 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना एग्जाम के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र के डैश में निहित है। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, मृदा, कि बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र के मृदा में निहित है। मैं आपको दिखाती हूँ, और ये हमारा है पेज नंबर 39, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पेज नंबर 39 से चैप्टर नंबर 2। देखिए ये रहा कि बड़ा सल्फर भंडार मृदा में वह अवसादों में निहित है। तो यहाँ पे हमसे अवसादों के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, सिर्फ मृदा के बारे में पूछा गया है, तो यही यहाँ से हमारा यही आंसर हो जाएगा, मृदा। तो ये वाला जो पेज नंबर 39 है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए हैं, तो तीनों में ही यहाँ से क्वेश्चन आया है सल्फर चक्कर से रिलेटेड। तो जो सल्फर चक्कर है वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप अच्छे से कर लेना। ये है हमारा पेज नंबर 39। अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, पोषी स्तर के चौथे स्तर पर डैश पाया जाता है, कि जो जो पोषी स्तर होता है उसके चौथे स्तर पर क्या होता है, ये पूछा गया हमसे। तो जो पहले हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ वाला ठीक है, बाघ, कि जो बाघ होता है वो पोषी स्तर के चौथे लेवल पे या फोर्थ लेवल पे ये आता है, और ये हमारा पेज नंबर 30 पे है। उनका पेज नंबर बता रही हूँ यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग, पेज नंबर 30 पे हमारा इसका आंसर है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। अभी हम चलते हैं अपनी PDF की ओर। पहले आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए कि जो पोषी स्तर होता है वो होता क्या है, किसको कहते हैं। तो देखिए जो फूड चेन होती है उसमें जो प्रत्येक कड़ी या चरण होते हैं उनको ही पोषी स्तर कहा जाता है। मतलब जो स्टेप्स होते हैं फूड चेन में उनको ही पोषी स्तर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड ऑन किया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हरे पादप होते हैं वो तो उत्पादक होते हैं, वो फर्स्ट लेवल पे आएंगे। जो शाक बख्शी जो शाकाहारी होते हैं वो सेकंड लेवल पे आएंगे। जो मांस भक्षी होते हैं वो थर्ड लेवल पे आएंगे। जो मांस भक्षी तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो फोर्थ लेवल पे आएंगे। और जो शीर्ष मांस भक्षी होते हैं वो पोषी स्तर फिफ्थ पे आएंगे। तो हमसे पूछा गया है कि चौथे स्तर पर क्या आएगा, तो मांस भक्षी होता है जो बाघ होता है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में दिया गया था हमको खरगोश, टिड्डा, घास, तो तीनों ऐसे नहीं है, क्योंकि फोर्थ स्तर में मांस भक्षी की बात की जाती है, तो हमारे ऑप्शन में से सिर्फ बाघ ही ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ ऑप्शन है बाघ, तो वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके अलावा जो ये वाला पेज है ये भी इंपॉर्टेंट पेज नंबर है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ये वाला जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से कर लेना कि कौन से स्तर पे आता है, या फिर जो
प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो जो ये वाले जो 5 स्टेप्स हैं इनको आप अच्छे से कर लेना एग्जाम के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, जीवमंडल में मुख्य भूमि भाग को डैश के नाम से जाना जाता है। तो आप सब जानते होंगे कि जो भूमि होती है तो वो थल होता है और उसको थल मंडल कहा जाता है, क्योंकि जलमंडल तो पानी को कहा जाता है। इकोस्फीयर वही पर्यावरण की बात करते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारे एनवायरनमेंट के जो लेयर्स है उनमें उनके बारे में बात की जाती है। यदि जीवमंडल की बात करते हैं तो मुख्य भूमि जो जीवमंडल में होती है तो वो थलमंडल ही होती है। तो जो 6 क्वेश्चन था उसका हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे ठीक होगा। आगे देखना, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के प्रकारों को पहचानिए। दिया गया है कि जो बकरी है वो सूत्रकृमि, उसके बाद मृतपोषी जीवाणु। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमको ये बताना है कि जो ये फूड चेन है तो ये किस टाइप की फूड चेन है, ये चीज़ हमको बतानी है इसमें। तो जो इसका हमारा आंसर है वो हमारा फर्स्ट है, अप्रद आहार श्रृंखला। जो अप्रद आहार श्रृंखला है ये हमारा उसी का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई थी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो हमारा 1848 है, बट ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हम उसके जो उसके पास होगा, नियर बाय होगा, उसको लेकर चलेंगे। तो इसके अनुसार हमारा आंसर ये वाला ठीक होगा। लेकिन जो इसका एक्यूरेट आंसर है, जो स्थापना हुई थी यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की, तो वो 1848 में हुई थी, याद रखना ये। तो इसके ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हम उसके नियर बाय लेके चलेंगे। तो देखना, मतलब आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन में है भी नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा मतलब अवेयर होके हमको एग्जाम को अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जब उष्ण कटिबंधीय पट्टी में समुद्र जल 27 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक पर गर्म हो जाता है, जिससे जल स्तर के ऊपर कम दाब के क्षेत्र बन जाते हैं, तो डैश का निर्माण होता है। तो देखिए ऐसा होने पर निर्माण होता है चक्रवात का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और ये हमारे चैप्टर नंबर 13 में से ये क्वेश्चन हमारा है, पेज नंबर 284 में से 284 पेज नंबर पे इसका हमारा आंसर है। मैं आपको अभी पीडीएफ में दिखाऊंगी। इसके अलावा ये हमारा चैप्टर नंबर 13 में से क्वेश्चन हमको दिया गया है। हम देखते हैं अपनी पीडीएफ को। ये देखिए हमारा पेज नंबर 283 है चैप्टर नंबर 3 में से। तो देखिए यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था ना कि जब उष्णकटिबंधीय पट्टी में बनते हैं, जब जब जो समुद्री जल होता है वो इतने स्तर पर गर्म हो जाता है, कम दबाव बन जाता है, तो क्या बनते हैं, तो जब चक्रवात बनते हैं, साइक्लोन जिसको हम कहते हैं। और ये एक सामान्य तटीय आपदा होती है। जो चक्रवात होते हैं वो उनके कारण बहुत सारी जानें जाती हैं और बहुत ज़्यादा संपत्ति की बिश्ती हमको उठानी पड़ती है, क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर होता है इसी वजह से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किन 2 देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल बाढ़ से मृत्यु के 2/3 हिस्सों के कारण होती है। तो देखिए जो ये इसका हमारा जो आंसर है वो हमारा है भारत और बांग्लादेश में। तो 10th क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 283 पे। ये भी हमारे चैप्टर नंबर 13 में से ही दिया गया है। से पूछा गया है कि कौन से 2 देश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है बाढ़ की वजह से। तो मैं दिखाती हूँ आपको पीडीएफ में। ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 283 है। दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे भारत और बांग्लादेश में मिलाकर प्रतिवर्ष जो वैश्विक रूप से बाढ़ से मरने वाली जो संख्या है वो 2/3 से भी अधिक इसमें सम्मिलित है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मृत्यु होती है बाढ़ के कारण। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है। जो सुनामी आती है तो उसके विरुद्ध एक मतलब जो नेचुरल जो सिक्योरिटी है तो वो क्या होती है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है मैंग्रोव जो वन है वो एक प्राकृतिक सुरक्षा है, जो कि ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी हमारे चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है, पेज नंबर 285 से। पेज नंबर 285 से ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है और ये चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है। मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ।
ये देखिए सुनामी टॉपिक पेज नंबर 285। तो मैंग्रोव वन और जो कोरल रीफ मूंग की चट्टानें हैं वो सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है। जो सुनामी आती है तो ये जो वन है ये सुनामी को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। इसके अलावा भी आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो कि कैसे मतलब सुनामी आई थी, कैसे तबाही हुई थी, कितने लोग मरे थे। देखिए भारत में भी कम से कम 10,000 लोगों की जान गई थी, थाईलैंड में 4,000 और श्रीलंका में भी 41,000 लोगों की मृत्यु हुई थी सुनामी की वजह से, जो कि 2004 में आई थी। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो इस वाले टॉपिक को भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 13 में से लिया गया था। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12, MAB कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है उसमें MAB है, मतलब जो MAB है तो वो क्या है। तो यहाँ पे हमको हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है MAB की। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है मैन एंड बायोस्फीयर, तो ये है हमारी करेक्ट फुल फॉर्म है MAB की, मैन एंड बायोस्फीयर। तो 12 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सीड बैंक उदाहरण है कि जो सीड बैंक होते हैं वो किसके उदाहरण हैं। तो जो सीड बैंक है वो बहिस्थल संरक्षण का उदाहरण है, जो कि हमको पेज नंबर 179 पे मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 में से ये लिया गया है। मैं आपको भी PDF में दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 179 है। तो ये सीड बैंक देखिए जो बहिस्थल बाह्य संरक्षण की एक तकनीक है ये, और जो सीड बैंक है जो बीज बैंक है वो इसका एक उदाहरण है बहिस्थल बाह्य संरक्षण तकनीक का। इसके लिए आप यहाँ से इनको भी पढ़ सकते हो, बीज भंडारण को, टिश्यू कल्चर को, यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि क्या होता है स्थापन, पुनर्स्थापन क्या होता है। क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाता है कि अनुवांशिक बीमा क्या है, क्या होता है उसमें, क्या क्या मतलब एग्जामिनर जो है वो आपसे डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल मतलब पॉइंट वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल डीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो आपको लाइन टू लाइन अच्छे से स्टडी करनी होगी। जो मैं आपको प्रेजेंट में बता रही हूँ उनको तो आप जरूर से जरूर कर लेना। उसके अलावा बाकी भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो इकोसिस्टम जो होता है वो क्या है, क्या मतलब वो सुनिश्चित करता है। तो यह पारिस्थितिक तंत्र की लंबी अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना को ये सुनिश्चित करता है कि जो स्पीसीज है वो लंबे टाइम तक बनी रह सके, वो जीवित रह सके। तो इस बात को जो इकोसिस्टम है वो इसको बिल्कुल सुनिश्चित कर देता है, इसको बिल्कुल पक्का कर देता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है पालन पोषण तकनीक डैश के संरक्षण के लिए उपयोग की गई है। जो पालन पोषण जो तकनीक है वो होपिंग क्रेन के लिए संरक्षण के लिए उपयोग में लाई गई थी। होपिंग क्रेन ये एक प्रजाति है, तो इसके लिए पालन पोषण तकनीक का यूज किया गया था। इसका जो आंसर है वो हमारा पेज नंबर 178 पे हमको मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 से ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। तो ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 178 है। तो यहाँ पे जो 5th ऑप्शन है पालन पोषण तकनीक, तो उसमें ये किसके लिए यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा होपिंग क्रेन का पालन पोषण के लिए इसका बिल्कुल सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था, होपिंग क्रेन के लिए। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पे ये कायिक कोशिका क्लोनिंग है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो कृत्रिम सेचन है तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर हमारा हाथी था। तो इनको भी आप एक बार ध्यान से देख लेना, इस वाले पेज को भी। पेज नंबर ये हमारा है 178। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायुतल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। तो उनको कहा जाता है पटलक। ये हमारा पेज नंबर 58 पे है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ पेज नंबर 58 जिसमें किसका आंसर दिया गया है। तो ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 58। तो जो जो जलीय पारितंत्र है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे इसके 5 या में भी 5 समूह है जिसमें इसको बांटा गया जलीय जीवों को। तो जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो असंलग्न जीव होते हैं जो वायु जल पृष्ठ अंतरपृष्ठ पर रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। तो उनको हम
उनको पटलक कहा जाता है। इसके अलावा भी देखना यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि प्रीपादक होते हैं, पलवल पलवक हैं, तरणक हैं, नितलक हैं। तो इनको आप एक बार ध्यान से देख लेना कि किसके मतलब कौन सा कहाँ पाया जाता है, कौन कहाँ पे रहता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है मैचिंग, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना कि जो पटलक होते हैं वो पानी की पृष्ठ फिल्म में पाए जाने वाला है। मतलब इनको इन सबको भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये दो तीन तीन पेज में आपको दिखाए हैं, पेज नंबर 58, 59 और ये 60। ये तीनों पेज ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार अच्छे से कर लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17, खारा जल पारितंत्र में सम्मिलित है। कि जो खारा जल है वो कौन से पारितंत्र में, कौन से सिस्टम में ये सम्मिलित है। तो जो खारा जल पारितंत्र है वो हमारा ज्वारनंद मुख में आता है, जिसका आंसर हमको पेज नंबर 66 पे मिलेगा, और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। तो ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 66 है। इसमें दिखाया गया है कि खारा जल, देखिए खारा पानी का ये बहुत बड़ा ये जो ज्वारनंद मुख होता है, ये खारे पानी का पारितंत्र होता है। तो ये ज्वारनंद मुख ये होता है, ये भारत के केरल के तट के साथ साथ ये सुंदरवन में भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और जो कि अंत में जाके मतलब जो ये सभी नदियाँ झील होती हैं वो समुद्र में जाके गिरती हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ ऐसा एरिया बना देती हैं कि कुछ विशेष प्रकार के एरिया बनाती हैं, और इसी एरिया को हम ज्वारनंद मुख कहा जाता है। और ये नदी और समुद्र के बीच में एक जगह बन जाती है, और इसी को हम ज्वारनंद मुख कहा जाता है, जो कि केरल के साथ साथ जो सुंदरवन में भी पाए जाते हैं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र के पानी में लवण का औसत लगभग है। समुद्र का पानी होता है उसमें लवण कितने % होता है। तो ये हमारा होता है 3.5% जो लवण होता है वो समुद्र के पानी में पाया जाता है, और इसका आंसर हमारा पेज नंबर 64 पे दिया गया है। तो ये भी हमारा चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 64, जिसमें देखिए यहाँ पे समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, और इसमें जो लवणता होती है वो 3.5% होती है। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इनको भी आप पढ़ना चाहते हो तो, कि जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है यहाँ पे ये आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें NaCl का जो परसेंटेज होता है वो 27% होता है। तो यहाँ से ये बातें भी हमारी याद करने के लायक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा खुला व विषम पोषी तंत्र है। तो देखिए जो नदी होती है वो एक खुला व विषम पोषी तंत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पेज नंबर 53 में से लिया गया है। जो ये पेज नंबर 53 और 52 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम बात करते हैं हमारे इस वाले आंसर की। तो जो 50% जो स्पीसीज हैं तो वो पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो 20 क्वेश्चन का हमारा आंसर ए बिल्कुल ठीक है, 1 हमारा ठीक है, और ये हमारा पेज नंबर 53 से लिया गया है। ये देखिए ये हमारा है पेज नंबर 53। तो जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा प्रचुर जो वन होते हैं, सॉरी वर्षा वन जो होते हैं, उनमें ही 50% जो पौधों की प्रजातियां है वो पाई जाती हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उन्हीं में पौधों की या फिर प्रजातियों की 50% मात्रा पाई जाती है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21, आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित होती है। तो जो आनुवांशिक जो विविधता होती है वो संबंधित होती है जीवों की संख्या और प्रकार की विविधता से। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्या होता है। तो देखिए सबसे अधिक इसमें होती है स्थानिकता। तो यहाँ पे 22 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, तो हमने इस नहीं वर्ड को छोड़ दिया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नहीं की बात की गई है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे
सही है कि जो ये तीनों जो हैं ये तीनों ही जैव विविधता में आते हैं, बट जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो नहीं आता है जैव विविधता के बारे में। ये हमको ये वाला जो कथन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, दर्रे बनने का कारण है। तो दर्रे बनते उसका कारण क्या है? तो जो मृदा अपरदन जो होता है वही दर्रा बनने के कारण होता है। तो 24 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है और ये हमको मिलेगा पेज नंबर 96 पे और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा 24 का चैप्टर नंबर 4 में से पेज नंबर 96 पे से। ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 96 मृदा अपरदन। तो देखिए ये रहा, दर्रे बन जाते हैं। तो दर्रे क्यों बनते हैं? तो दर्रे बनते हैं मृदा अपरदन की वजह से ही बहुत ज़्यादा जो दर्रे हैं वो बन जाते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 96 पे से लिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि मृदा अपरदन किस वजह से होता है और मृदा अपरदन में क्या होता है। तो यहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटों पर पत्थर की चौड़ी दीवारों का निर्माण समुद्री लहरों व धाराओं से बचने के लिए किया गया है और जो कि बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि अधिक बारीक कणों को तली में एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कि अधिक बारीक कण है तो उनको यदि हमको अलग अलग करना है, उसको सेपरेट करना है, तो उसको लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए उसके लिए उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। तो 25 का हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वैश्विक मीठे जल का कितना % तरल रूप में उपलब्ध है? तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर है 5% उपलब्ध है तरल रूप में, मीठे जल के रूप में, और जो कि हमारे पेज नंबर 75 से ये हमारा आंसर लिया गया है। ये देखिए ये है हमारा पेज नंबर 75। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, मीठे जल का सिर्फ 1/5वां भाग तरल रूप में उपलब्ध है। तो आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरी मतलब टेबल छोड़ के कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो मतलब ध्यान देने की बात है कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो ईवीएस के लिए। कि दिखने में आसान लगता है कि 50 नंबर का तो एग्जाम है और ऑप्शंस हमको मिलेंगे, नहीं, ऑप्शंस आपको ऐसा देखने को मिलेंगे कि बिल्कुल आपका सिर घूम जाएगा एक तरीके से यदि मैं बोलूँ तो देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आप इस वाली टेबल को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हो कि जल की कुल मात्रा का 3% से भी कम मीठा जल है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा देखिए 73% कृषि के लिए, 20% उद्योग के लिए पानी का यूज किया जाता है पूरे विश्व में। तो यहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हो जल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है मृदा लवणता में कमी। तो ये खाद देखो नहीं पूछा गया है, नहीं, क्योंकि देखो यदि हम खाद डालते हैं अपनी फसल में तो देखिए मृदा की बेहतर मतलब उसकी मृदा अच्छी बन जाएगी, जो जल की धारण क्षमता है वो भी अच्छी बनेगी और अधिक स्थिर गठन हो जाएगा मृदा का। ये तीनों तो पॉजिटिव है बट यही नेगेटिव है और यही हमारा आंसर है क्योंकि हमसे नेगेटिव ही पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा गैर पारंपरिक है? तो देखिए तो जो जैव भार है वो हमारा गैर पारंपरिक है और ये हमारा पेज नंबर 137 से यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया है और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। तो ये देखिए ये हमारा है पेज नंबर 137। इसके अलावा आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि कितना % जो उपभोग करते हैं कुल ऊर्जा का जो हमारे भारतवासी हैं वो। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊर्जा के यहाँ पे दिखाए गए हैं पारंपरिक कौन से होते हैं, गैर पारंपरिक कौन से होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि गैर पारंपरिक कौन सा है। हमको ऑप्शन दिए गए थे परमाणु ऊर्जा, इसके अलावा हमको दिया गया था पन बिजली या फिर जल विद्युत, प्राकृतिक तेल ऊर्जा या प्राकृतिक गैस, और एक दिया गया था हमको जैव भार या जैव मात्रा ऊर्जा। तो देखिए ये दिए गए थे तो जो हमसे पूछा गया है गैर पारंपरिक, तो हमारा यहाँ पे जैव भार या फिर जीव मात्रा ऊर्जा ठीक होगा हमारा ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 28। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र है? तो वो हमारा है बॉम्बे हाई।
तो जो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे है ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये हमारा पेज नंबर 146 पे आपको मिल जाएगा, और ये चैप्टर नंबर 7 में से हमारा लिया गया है। ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 147। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए बॉम्बे हाई फील्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है इसी वजह से। इसके अलावा आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि तेल भारत की ऊर्जा का लगभग 30% भाग है, जो कि हम ऊर्जा में यूज़ करते हैं तेल को। और इसके अलावा आप इनको ये पढ़ लेना कि कौन सा पारंपरिक स्रोत है और कौन सा अपारंपरिक स्रोत है, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कमी हुई है? तो देखिए यहाँ पे जो आवासीय क्षेत्र है उसमें कमी हुई है। तो जो 30 क्वेश्चन है इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31, अम्पांक गैस में मुख्यतः निम्नलिखित होता है। तो जो ये अम्पांक गैस होती है, इसमें जो मीथेन होती है तो ये मेन गैस होती है। तो 31 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल किस वर्ष में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1988 में। तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है 33, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? हमसे देखिए नहीं पूछा गया है, तो जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा जो ये तीनों है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरो कार्बन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये हमको मिलेगा हमारे पेज नंबर 242 पे, और चैप्टर नंबर 11 में से ये हमारा लिया गया है। तो ये देखिए ये हमारा पेज नंबर 242 जो कि हमारा अम्ल वर्षा के बारे में। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पेज नंबर है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो नहीं होता है। तो उसको यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं गया है, तो हमको नहीं बताना था, तो इसलिए हमने अपना ऑप्शन नंबर 4 को ही कनेक्ट किया, क्योंकि बाकी जो ये 3 बताए गए हैं तीनों तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं है? तो कि यहाँ पे भी हमसे नहीं पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, भुखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन, तो ये यहाँ पे इन 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, तो ये तीनों ही उन 8 राष्ट्रीय मिशनों में आते हैं, छोड़ के भुखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन को। तो ये हमारे पेज नंबर 237 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 11 में से है ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। ये देखिए ये टोटल ये 8 मिशन जो है वो ये हैं, इनको आप एक बार देख लेना अच्छे से। तो हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो हम क्वेश्चन मिले थे हमको राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, और एक दिया गया था भुखमरी और गरीबी उन्मूलन का राष्ट्रीय मिशन। तो तीनों तो यहाँ पे है, तो हमको बताना था कि कौन सा नहीं है, तो हमने ऑप्शन नंबर 3 को ही करेक्ट कर लिया था हमने, क्योंकि वही हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, बेसेल सम्मेलन मुख्य तौर पर डैश को संबोधित करता है? कि जो बेसेल जो सम्मेलन हुआ था तो वो किसको संबोधित करता है? तो वो जोखिम भरे अपशिष्टों के प्रबंधन को ये संबोधित करता है, कि जो जोखिम भरे जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम कैसे उसकी मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग ही जो बेसेल सम्मेलन था उसको बनाया गया था। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36, कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? तो जो इसका मुख्य कार्य था वो था पर्यावरण संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाना, कि जितने भी जो इश्यूज है, जितने भी जो मामले सामने आ रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित है, तो उन सबको जल्दी से जल्दी सोल्व आउट किया जाए, यही राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मिशन था। और जो ये वाला जो आंसर है ये हमको मिलेगा हमारे पेज नंबर 258 पे, और ये हमारे चैप्टर नंबर 12 में से लिया गया है। ये देखिए
राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये 2010 में ये एक्ट आया था। तो देखिए यहाँ से दिखाया गया है कि जो जितने भी उनको तीव्र गति से निपटाने का कार्य किया जाए, जितने भी मुद्दे हैं जो भी पर्यावरण से संबंधित है, तो उनको बहुत ही तीव्र गति से निपटाया जाए और उनको जल्दी से जल्दी उनको सोल्व आउट किया जाए। इसके लिए आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 क्या आया था, इसमें क्या हुआ था, इसके अलावा आप इसको भी पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान अच्छे से देख लेना, इस वाले पेज को भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का जो संशोधन वर्ष था वो क्या था, कि किस वर्ष जो जो बनाया गया था अधिनियम वायु प्रदूषण के रिगार्डिंग, तो उसमें संशोधन किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, तो जो संशोधन हुआ था वो 1987 में हुआ था, और जो अधिनियम बना था ये बना था 1981 में। तो अब अधिनियम बना था 1981 में और उसमें संशोधन हुआ 1987 में, 6 साल के बाद। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पेज नंबर 254 पे है, और ये भी हमारा चैप्टर नंबर 12 से ही लिया गया है। देखिए ये रहा हमारा पेज नंबर 254, कि जो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का जो अधिनियम था वो 1981 में आया था और संशोधन हुआ था इसमें 1987 में। तो देखिए मैंने अभी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अधिनियम कब बना था और इसमें संशोधन कब हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन से गैस रसायन संयंत्र से निकली थी, जो गैस निकली थी, जो गैस का जो रिसाव हुआ था तो वो कौन से गैस संयंत्र से निकली थी। इसका जो आंसर हमारा है वो है मिथेल आइसोसाइनाइड, ये संयंत्र था, इससे गैस निकली थी। और जिसका हमारा आंसर है वो 197 पेज नंबर से लेके 199 तक, ये तीन पेज है, तीनों पेज ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा गया है, और ये हमारा चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। तो देखिए ये भोपाल त्रासदी के द्वारा जो जनसंख्या पे हुआ था, तो देखिए ये वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ था, और उसी से जो गैस थी वो निकली थी, उस वजह से हजारों लोगों, पता नहीं कितने लोग मरे थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, और जिसका कि मतलब वहाँ पे दम घुटने की वजह से उल्टियाँ हो गई थी लोगों को, इवन महिला और बच्चों को भी अपनी जान वहाँ पे गंवानी पड़ी थी भोपाल गैस त्रासदी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। तो देखिए, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो प्राथमिक प्रदूषक होता है, जिसका कि आंसर हमको दिया गया है पेज नंबर 192 पे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये हमारा चैप्टर नंबर 9 से ही लिया गया है जो ये क्वेश्चन है। ये देखिए ये रहा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो प्राथमिक प्रदूषक होता है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे, इनको भी आप पढ़ सकते हो कि प्राकृतिक प्रदूषक क्या होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल्स, तो इनको भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं, प्राथमिक क्या होते हैं और प्राकृतिक क्या होते हैं। तो इनके बारे में आप एक बार अच्छे देख लेना, ये भी टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय के ऑक्सीजन के साथ समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है, जिससे जलीय प्राणी को खतरा है। तो देखिए, जो मानव अपशिष्ट होते हैं उनकी वजह से जो जलीय प्राणी है उनको खतरा है, तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि है रेडियोधर्मी जो नाभिकीय जो अपशिष्ट होते हैं उनके निस्तारण के लिए कौन सी विधि है जो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो उस विधि का नाम हमारा है भूमिगत निस्तारण, की भूमि के अंदर उनको दबा दिया जाता है ताकि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करें हमारे एनवायरनमेंट के साथ। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 में से लिया गया है, पेज नंबर 224 में से, 224 पेज नंबर से ये हमारा लिया गया है। देखिए ये रहा यहाँ पे कि जो रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होते हैं उनके निस्तारण के लिए भूमिगत निस्तारण का यूज़ किया जाता है। इसके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे इनको भी आप देख सकते हो कि कौन सी 4 विधियाँ होती हैं जो अपशिष्ट निस्तारण के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो देखिए यहाँ पे रेडियोधर्मी अपशिष्टों के लिए भूमिगत का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखिए सागर में भी इनको, मतलब समुद्र में भी इनको रख दिया जाता है ताकि ये कोई मतलब कोई रिएक्शन ना करें।
इसके अलावा भी आप देखते हो सागर में भी यहाँ पे क्षेपण कर दिया जाता है चीज़ों को। तो ये थोड़ा आप पढ़ लेना इनके बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे मतलब अपशिष्टों का निस्तारण किया जाता है। तो इनको भी आप एक बार देख लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट उपचार की जैविकीय विधि नहीं है? देखिए हमसे नहीं पूछा गया है। तो जो अनुपन अनुपन और टंकी में जो भंडारण है वो जैविक विधि नहीं है। इसके अलावा अनुकूलन, कंपोस्टिंग और पाचन जो है ये तीनों ही जैविक विधि हैं। और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो विधि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा पेज नंबर 219 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 10 में से। तो देखिए ये हमारा पेज नंबर 219। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या अनुकूलन भी होते हैं, जैविक विधि, पाचन भी होते हैं, कंपोस्टिंग भी होती है। तो जो अनुपन और टंकी में भंडारण है वो जैविक उपचार नहीं है, बल्कि वो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा, तो वो भौतिक उपचार है। इसके अलावा आप इनको पढ़ सकते हो कि कौन कौन से संगठित अपशिष्ट के लिए उपचार हैं। तो देखिए 5 उपचार बताए गए हैं: भौतिक उपचार, रासायनिक उपचार, जैविक उपचार, ठोसकीकरण और भस्मीकरण। तो बताए गए हैं। तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के नए नियमों का कारक नहीं है? देखिए दोबारा से नहीं पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा भोजन की आदतों में परिवर्तन। तो जो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। इसके अलावा देखिए जो तीनों ऑप्शन है, प्रकृति पर नए प्रभाव, प्रकृति के बारे में नई जानकारी, नैतिक सरोकार का विस्तार, तो ये तीनों ही रिलेटेड है हमारे पर्यावरण के नीति शास्त्र से। छोड़ के एक को, ऑप्शन नंबर 1 को, कि भोजन की जो आदतों में जो चेंज होता है, तो उसमें जो पर्यावरण के ये नए नियमों के कारक ये नहीं है, बाकी तीनों ही नीचे वाले हमारे हैं। तो ये हमारे पेज नंबर 30 से लिया गया है, चैप्टर नंबर पेज नंबर 300 से लिया गया है, और ये हमारा चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है। देखिए ये है हमारा पेज नंबर 300। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था हमारा, जो कि हमका करेक्ट था, बल्कि हमको 3 ऑप्शन दिए गए थे: प्रकृति पर नए प्रभाव, प्रकृति के बारे में नई जानकारी, नीति सरोकार का विस्तार। तो ये तीनों तो हैं, हमको बताना था कौन सा नहीं है, जो कि हमारा था भोजन की आदतों में परिवर्तन। तो वही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में। इसके अलावा जो तीनों ये होते हैं ये पर्यावरण के नीति शास्त्र के नए नियमों के कारक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हमसे नहीं पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं और मीठे पानी की वर्षा तक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक नहीं है। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन ये वाले जो हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक है। और ये हमको मिलेगा हमारे पेज नंबर 103 पे, 103 पे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए ये है हमारा पेज नंबर 103, 103। तो यहाँ पे आर्थिक महत्व से संबंधित हमसे पूछा गया था। तो अब देखिए वस्तु व सेवाओं की भी बात की गई हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। सेकंड, औषधि, कीटनाशक और कीटनाशक के बारे में बात की गई है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए बात की गई है फूल, पत्तियों, जड़, कंद के बारे में बात की है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है कि हमसे नहीं पूछा गया था, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरूपण का कारण नहीं है? तो यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ये कारण नहीं है। बाकी जो ये तीनों हैं, जनसंख्या विस्फोट, वनों में आग, पीड़क जीवों का हमला, ये तीनों ही कारक होते हैं वन अपरूपण के। तो ये हमसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 5 में से, और पेज नंबर है 106 में से ये हमसे पूछा गया है, चैप्टर नंबर 5। ये देखिए यहाँ पे हम सोशल ऑप्शन दिया गया था, हमको पहला दिया था जनसंख्या विस्फोट, फिर दिया गया था वनों में आग। तो देखिए ये भी हमारा ऑप्शन है। फिर दिया गया था हमको पीड़क जीवों का हमला, ये भी हमारा ऑप्शन में था। तुमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा था वो बिल्कुल ठीक था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। इसके अलावा देखिए जो ये पेज नंबर है ये भी इम्पोर्टेंट है कि वनों का क्या महत्व होता है, वन अपरूपण क्या होता है। तो इनको भी एक बार आप अच्छे से देख लेना, इन वाले पेजों को भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 46 कि भारत की अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का डैश जो प्रतिशत भाग है वनों के लिए आच्छादित करने की आवश्यकता है। तो देखिए 33% वनों की हमको आवश्यकता है अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा भी बिल्कुल ठीक है 33%। और ये हमारा 105 पेज नंबर से पूछा गया है क्वेश्चन और ये चैप्टर नंबर हमारा 5 है। ये है हमारा पेज नंबर 105। तो देखिए ये रहा यहाँ पे कितने परसेंट वनों की आवश्यकता है, तो 33% वनों की आवश्यकता है पारिस्थितिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। चलो आप यहाँ से भी आप इनको भी पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ से आंकड़े पूछे गए हैं बार बार, तो आप इनको अच्छे से देख लेना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और ये आगे उसका ये था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46 जो कि हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है। तो देखिए जो ऊंट होता है वो सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्यों को महत्व देता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे मानव केंद्रित कहा जाता है ऐसे मनोभाव को। ये हमारे पेज नंबर 301 में से हमसे पूछा गया है, 301 में से, और ये हमारे चैप्टर नंबर 14 से पूछा गया है। तो देखिए तो ये चैप्टर नंबर 14 है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए एक क्वेश्चन जो था वो यहाँ से ये वाला पूछा गया था जो कि हमने अभी किया है अपना 48 वाला, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से दिख रहा होगा जो मानव केंद्रित है उसका क्या कहते हैं। वो देखिए कि ये गैर मानव जीव जो होते हैं वो इनसे ज़्यादा ये मनुष्यों को ही बहुत ज़्यादा ये महत्व देते हैं, मानव केंद्रितवाद वाले। उसके बाद देखिए आपको ये भी पढ़ना होगा कि कौन कौन से इसके जो 3 मत हैं वो क्या क्या कहते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि तीनों मतों से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक बार आप इसको भी देख लेना कि कौन से का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और ये देखिए एनवेस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है आगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 49 है वो इसी के बारे में ही है कि इसका केंद्र मतलब कौन कौन से हैं, हमसे नहीं में पूछा गया। मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट अभी। देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 49 है वो हमारा मैंने को बताया था अभी कि ये एनविश से ही संबंधित है। तो देखिए पूछा गया कि कौन सा एनविश केंद्र नहीं है। देखिए यहाँ भी नहीं में पूछा गया है। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखना आप इस नहीं वर्ड का कि जरा सा आपने मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हम कई बार पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है कि हम सिर्फ यहाँ से देखें और हम किसी के ऊपर भी टिक कर दे तो आपका क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया नहीं है, तो जो थर्ड है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है कि ये नहीं है। बाकी जो ये तीनों हैं अहमदाबाद, मुंबई और लखनऊ, ये तीनों में मतलब एनविश के केंद्र स्थापित है, बल्कि नई दिल्ली में इसका केंद्र नहीं है। देखिए ये था ना यहाँ पे मैंने आपको बताया मुख्य केंद्र तो इसका दिल्ली में ही है, लेकिन जो मतलब अलग से जो दिखाए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अहमदाबाद की बात की गई है, अहमदाबाद में भी है, उसके बाद मुंबई में भी है, लखनऊ में भी है। लेकिन जो ये मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में दिए गए थे क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया था सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स, तो जो वो है वो नई दिल्ली में पूछा गया है, तो वो नहीं है। बाकी जो हमारे हैं वो सारे हैं। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसका जो हमारा आंसर है वो हमारा ये वाला नहीं, बल्कि क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा ठीक है कि जो टाटा मूलभूत जो अनुसंधान संस्थान है वो मुंबई में नहीं बल्कि न्यू दिल्ली में है। बट यहाँ से यहाँ पे हमको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जगह को चेंज कर दिया गया है। बाकी जो ये तीनों हैं सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए पीडीएफ में देखिए हमसे सबसे पहला ऑप्शन हमको दिया गया था राष्ट्रीय व्यवसाय संस्था संस्थान जो कि अहमदाबाद में, तो देखिए ये तो है। सेकंड था हमारा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, तो देखिए ये हमारा नई दिल्ली
सॉरी न्यू दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया था कि ये मुंबई में नहीं, ये मुंबई में नहीं बल्कि ये दिल्ली में है। थर्ड दिया गया था सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स, तो ये न्यू दिल्ली में है, ये ठीक था हमारा। फिर दिया गया था हमको औद्योगिक विश्व अनुसंधान विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो कि लखनऊ में, तो ये भी हमारा है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग डर दिया गया था हमको ऑप्शन नंबर 2 में कि जो टाटा मूलभूत जो अनुसंधान संस्थान है वो मुंबई में, उन्होंने ऐसा बोला नहीं, मुंबई में नहीं, वो न्यू दिल्ली में है। तो जो 49 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा सेकंड वाला बिल्कुल ही हमारा ठीक है 49 क्वेश्चन के लिए। अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन इस वाली पीडीएफ का। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 50 है। एमपीएन परीक्षण जो होता है उसको किसका पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए तो ये ई कोलोई का पता लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, और ये हमारा पेज नंबर 204 204 में से लिया गया है पेज, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। देखिए ये हमारा पेज नंबर 204। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया हमसे एमपीएन, तो देखिए इस फुल फॉर्म होती है सर्वाधिक संभाव्य संख्या, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो देखिए ये इसका यूज किया जाता है ई कैलोई के मतलब जीवों की संख्या को पता करने के लिए कि जल में जो संख्या है वो कितनी है, जीवों को पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको काउंट करने के लिए। इसके लिए आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो कि टीडीएस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। सीओडी क्या होता है, बीओडी क्या होता है, डीओ क्या होता है, तो ये इनके बारे में आप थोड़ा देख लेना। तो ये देखिए आज हमारे 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको पीडीएफ के थ्रू भी दिखाने की कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, और इस वाली बुक का मैंने यूज़ किया है, ये इसका इंडेक्स है, ये इसमें चैप्टर्स थे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताया, आप इस पे इजीली बिलीव कर सकते हो। मैंने आपको पेज नंबर भी बताया, यदि आपको यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा है तो अपनी बुक में जाके भी आप देख सकते हो। मैंने आपको साथ साथ में आपको चैप्टर्स नंबर भी बताए कि कौन चैप्टर में से लिया गया है। इसके अलावा फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। वैसे पीडीएफ आपका अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहाँ पे पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगी। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से बिल्कुल पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊं। मैंने यहाँ पे पूरी सर्च करके बिल्कुल पूरा अच्छे से डीपली स्टडी करके ही मैंने आपको यहाँ पे बताया है इन सारे क्वेश्चन के आंसर, और कौन सा इंपोर्टेंट है मैंने आपको साथ साथ में ये भी बताया है। तो हमने यहाँ पे टोटल आज ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपने, जो कि हमारे ये BEV ये E181 का जो है हमारे पेपर था, जो कि जून 2022 में हुआ था। तो मैंने यहाँ पे आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट बताया है, आप इस पे इजीली बिलीव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मैंने पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे पीडीएफ को तैयार किया है। बिल्कुल मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो, और आपको हेल्प यहाँ पे जरूर से जरूर मिलेगी। और आपको ये मत सोचना कि ईवीएस है इजीली हो जाएगी, नहीं, बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके रिगार्डिंग ही आपको तैयारी करनी होगी, थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना होगा। जो मैंने आपको बताए हैं कि ये वाले पेज नंबर जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पेज नंबर को तो आप बिल्कुल अच्छे से ही करके जाना है एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ये आज की पूरी हो जाती है। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।